हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम दर्पण में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में अपना हालचाल बता दीजिए, कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। और अभी सभी लोग जानते हैं यूजीसी नेट जो सोशियोलॉजी का पेपर है वो कैंसिल कर दिया गया है। उसका री एग्ज़ाम हमारा कितनी तारीख को है? 10 सितंबर को। तो उसी की तैयारी को देखते हुए हम आज एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। उसी के आगे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था आपको समाजशास्त्र की प्राथमिक अवधारणाओं के अंतर्गत समाज। आज हम समाज के ही अलग अलग रूपों को देखेंगे कि जनजातीय समाज, जनपूंजी समाज, औद्योगिक समाज, कृषक समाज, उत्तर औद्योगिक समाज। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए सभी लोग पढ़ाई करेंगे अपनी परीक्षा की दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि जो जनजातीय समाज है वो क्या होता है। आज हम लोग देखते हैं कि भारत या भारत से बाहर विदेशों में अलग अलग जनजातियां निवास करती है। जनजातियां जो एक अलग क्षेत्र में समूह बनाकर रहती हैं, उनकी अलग संस्कृति होती है, कुछ स्पेसिफिक निश्चित क्षेत्र में रहती हैं। ठीक है, उनका खान पान, रहन सहन, वेशभूषा लगभग सबकी अलग होती है, जो समाज में मुख्य श्रेणी से मुख्य धारा से जुड़े हुए होते हैं उन लोगों से। इनकी बोली एकदम अलग होती है, उनका खान पान एकदम अलग होता है, उनकी वेशभूषा बिल्कुल अलग होती है। जनजातियों को, ट्राइब्स को रियल में भी देखा होगा, बहुत सारी जनजातियां आजकल तो हम लोग जो मेन क्षेत्र में रहते हैं उसके आसपास भी निवास करती हैं, लेकिन जो बहुत पुरानी जनजातियां हैं वो आज भी जंगलों में निवास करती है। वो समाज की मुख्य धारा से बिल्कुल ही पिछड़े हुए हैं। तो आज हम देखेंगे कि जनजातीय समाज कौन कौन से हैं, उनके युवाग्रह कौन कौन से हैं। ठीक है, और जो सरकार के द्वारा जनजातियों के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं और जनजातियों को किन किन नामों से कौन कौन से समाजशास्त्री ने या किसी महान व्यक्ति ने या कौन से विद्वान ने उनको क्या नाम दिया है, आज हम वही देखेंगे। ठीक है, जो हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है कि उनकी पृथक्करण की नीति है, आत्मसातकरण की नीति है, या संविधान में उनके लिए क्या कहा गया है। ये सारी चीज़ें हम जनजातियों के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं हम जनजाति को वन्य जाति, आदिम जाति, आदिवासी, वनवासी, गिरिजन तथा अनुसूचित, यहाँ पर जनजाति होगा, अनुसूचित जनजाति इत्यादि नामों से जाना जाता है। भारत के प्राचीनतम निवासी होने के कारण जनजाति को आदिम या आदिवासी कहा जाता है। जो हमारी भारत की सबसे पहले की अगर मानव जाति की बात करें तो वो जनजाति ही है। ठीक है, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। वन में रहने के कारण वन्य जाति, सबसे पुराने हैं इसलिए आदिवासी, वन में रहते हैं वनवासी, गिरिजन, अनुसूचित जनजाति। संविधान में इनको अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, इनके प्राचीनतम निवासी होने के कारण ही इनको आदिम या आदिवासी कहते हैं। अब देख लेते हैं कि समाजशास्त्र में बहुत सारे ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने इनके लिए अलग अलग बातें कही हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वेरियर एल्विन ने जनजाति को आदिम जाति के नाम से संबोधित किया है। परीक्षा में बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है कि वेरियर एल्विन ने जनजाति को किस नाम से बुलाया है। ओके, अब यहाँ पर है ठक्कर बापा। इनको जनजातियों का मसीहा भी कहा जाता है। ठक्कर बापा को, ठक्कर बापा एवं जयपाल सिंह ने जनजाति को आदिवासी नाम से संबोधित किया है। वहीं पर ठक्कर बापा को जनजातियों का मसीहा कहा जाता है। ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा आता है कि जनजातियों का मसीहा किसे कहा जाता है। तो जनजातियों का अगर मसीहा पूछा जाएगा तो हमको ठक्कर बापा टिक करना होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एलपी विद्यार्थी ने जनजातियों को गिरिजन के नाम से संबोधित किया है। यहाँ पे मैंने सबको एक साथ लिख दिया है कि वन जाति, आदिवासी, वनवासी, गिरिजन, अनुसूचित जनजाति, इन नामों से जाना जाता है। आदिम जाति और आदिवासी भी कहा जाता है। और यहाँ पर ये बोला गया है कि स्पेसिफिक ये वर्ड जो है किस किस ने दिया है। ओके,
वही हम देख लेते हैं जी.एस. घुरिये। ओके, जी.एस. घुरिये जिनको भारतीय समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पिछड़े हिंदू जनजातियों को किसने कहा है। तो हमारे भारतीय समाजशास्त्र के अगर जनक की बात की जाए, जिनका नाम है जी.एस. घुरिये। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, एक यहाँ पे ये लिखा गया है कि हम जैसे देखते हैं कि हिंदू जाति में है या मुस्लिम में या ईसाई में जो धार्मिक कार्यक्रम करते हैं उनको एक अलग नाम दिया जाता है। जैसे हिंदुओं में धार्मिक कार्यक्रम के लिए हम पूजा पाठ के लिए किसी व्यक्ति को बुलाते हैं, उनको पंडित कहा जाता है। जैसे मुस्लिम लोग होते हैं, मुस्लिम धर्म में जो धार्मिक कार्यक्रम करते हैं उनको मौलवी कहा जाता है। ओके, वैसे ही क्रिश्चियन में अगर हम देखते हैं तो उनको पादरी कहा जाता है। तो वहीं जनजातियों में भी कुछ धार्मिक कार्यक्रम करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, अलग अलग जगहों पर वो चीज़ दी गई है इसमें। यहाँ कहा गया है जनजातियों में धार्मिक क्रियाकलाप संपन्न करवाने वाले व्यक्ति को शमन कहा जाता है। ओके, वहीं जो धार्मिक क्रियाकलाप अमेरिकन इंडियन में जो करता है धार्मिक क्रियाकलाप, उसे मेडिसिन मैन कहा जाता है। ओके, वहीं अफ्रीका में और मेलेनेशिया में इसे विच डॉक्टर या प्रेतात्मा कहते हैं। वहीं इस्किमो जनजाति है, इस्किमो जनजाति, वहाँ के लोग इसको अंगाकोक कहते हैं। तो ये याद रखना आप लोग, धार्मिक क्रियाकलाप करने वाले व्यक्ति को, धार्मिक क्रियाकलाप, जो धार्मिक क्रियाकलाप करता है जनजातियों में उसको अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पे नाम दिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं कि जनजातियों के बारे में अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। इन परिभाषाओं से पूछा जाता है, परिभाषा लिखी जाती है, उसके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और पूछा जाता है इनमें से कौन से समाजशास्त्री ने ये परिभाषा दी है। तो हम समाजशास्त्र में हर टॉपिक के अंदर अलग अलग परिभाषाएं पढ़ते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं कि हम उनको उस परिभाषा के थ्रू ये जान पाते हैं कि ये किस समाजशास्त्री ने दी है। तो वैसे ही हम देखेंगे यहाँ पर गिलेन एवं गिलेन ने जो समाजशास्त्र जनजातियों की परिभाषा दी है समाजशास्त्र के अंतर्गत, वो क्या है। उन्होंने कहा है कि स्थानीय आदिम समूह के किसी भी संग्रह को जो एक सामान्य क्षेत्र, ठीक है, जो सामान्य क्षेत्र में रहते हैं, एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं तथा एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करते हैं, उन्हें एक जनजाति कहा है। किसने? गिलेन एवं गिलेन ने। गिलेन एवं गिलेन ने कहा है कि वे जनजातियां जो स्थानीय आदिम समूह वे होते हैं जो एक सामान्य क्षेत्र में रहते हैं, सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं और सामान्य संस्कृति का प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जनजाति कहलाते हैं। ओके, अब देखते हैं कि रिवर्स के द्वारा समाजशास्त्र में जनजातियों के लिए क्या परिभाषा दी गई है। इन्होंने कहा है कि जनजाति समाज एक सरल प्रकार का ऐसा सामाजिक समूह है जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं तथा युद्ध आदि सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। जब युद्ध वगैरह कुछ होता है तो सम्मिलित रूप से सब सारे लोग एक साथ जब लड़ाई झगड़ा या युद्ध करते हैं और एक सामान्य प्रकार के भाषा का प्रयोग करते हैं। ये बात किन्होंने कही है? रिवर्स ने। और वहीं गिलेन ने कहा था कि ये सामान्य क्षेत्र में रहते हैं, सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं और सामान्य इनकी संस्कृति होती है, वो जनजाति कहलाती है। ठीक है, जो रिवर्स हैं उन्होंने जनजाति के लिए निश्चित भूभाग की बात नहीं की है। जैसे गिलेन कहते हैं कि जनजाति जो होती है एक निश्चित भाग में रहती हैं, ऐसा नहीं है। इनकी बात भी ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जो एक ही क्षेत्र में पाई जाती हैं, दूसरे क्षेत्र में नहीं पाई जाती हैं। लेकिन रिवर्स की बात भी ठीक है, कुछ जातियां ऐसी हैं जो एक क्षेत्र में पाए जाने के बाद भी कहीं कहीं दूसरे राज्य में भी वो जनजाति पाई जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं चार्ल्स विनिकी। इन्होंने कहा है एक जनजाति में क्षेत्र भाषा
सांस्कृतिक समरूपता तथा एक सूत्र में बंधने वाला सामाजिक संगठन आता है। यह सामाजिक उपसमूहों जैसे गोत्रों या गांवों को सम्मिलित कर सकता है। इन्होंने भी क्षेत्रीय भाषा की बात की है, सांस्कृतिक समरूपता की बात की है और एक सूत्र में बंधने वाला सामाजिक संगठन की बात की है। वहीं सामाजिक उपसमूह जैसे गोत्रों, गांवों आदि को सम्मिलित कर सके। इन्होंने एक गांव के उपसमूह की बात कर दी है। जैसे गोत्र होते हैं, हर जाति में अलग अलग गोत्र होते हैं, ठीक है। एक जाति तो होती है लेकिन जाति में भी बहुत सारे गोत्र होते हैं। इन्होंने अलग एक गोत्र की बात की, बाकी चीज़ें तो इनकी सेम है बाकी लोगों की तरह। अब आगे देखते हैं जनजाति की परिभाषा है। वहीं हम मजूमदार की बात करते हैं। मजूमदार ने जनजातियों के लिए कौन सी परिभाषा दी है? इन्होंने कहा है कि एक जनजाति परिवार या परिवारों के समूहों का संकलन होता है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते हैं तथा समान भाषा बोलते हैं और विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषयों में एक निश्चित निषेधात्मक नियमों का पालन करते हैं और पारस्परिक कर्तव्यों की एक सुव्यवस्थित व्यवस्था को मानते हैं। इन्होंने विवाह, व्यवसाय तथा उद्योग की भी बात की है। जैसे अगर कुछ जनजातियां ऐसी होती हैं कि अपनी ही जनजाति में विवाह करना है और कुछ ऐसी जनजाति होती हैं कि अपनी जनजाति को छोड़कर दूसरी जनजाति में विवाह करना है। इनके बहुत सारे ऐसे निषेध मतलब कि मना कर देना किसी चीज़ को कि ऐसा नहीं करना है, तो बहुत सारी चीज़ों में ये निषेध लागू करते हैं। बहुत सारे इनके नियम होते हैं। कोई भी किसी एक को टोटम मान लेता है, टोटम मतलब टैबू मान लेता है कि ये चीज़ हमारे लिए टैबू है या हमारे लिए ये चीज़ सही है, हमारे लिए ये चीज़ गलत है। वो जनजातियों में मजूमदार ने बात की है। अब यहाँ बात करते हैं हॉवेल की। एक जनजाति एक सामाजिक समूह है जो एक विशेष भाषा बोलती है तथा एक निश्चित या विशेष संस्कृति रखती है जो उन्हें दूसरी जनजातीय समूह से पृथक करती है। ये अनिवार्य रूप से राजनीतिक संगठन नहीं है। जो हॉवेल हैं वो कहते हैं कि ये एक विशेष संस्कृति रखते हैं ताकि दूसरी जनजाति से इनकी संस्कृति एकदम मैच ना हो। संस्कृति, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा इनकी जो होती है वो बिल्कुल दूसरी जनजाति से अलग होती है। एक जनजाति की, हर जनजाति का देखेंगे आप, उनकी अलग बोली होती है, वो अलग तरीके से रहते हैं, अलग तरीके से कपड़े पहनते हैं। ये सारी चीज़ों की बात हॉवेल करते हैं। अब देखते हैं रॉल्फ पिडिंगटन। ये कहते हैं हम एक जनजाति की व्यक्तियों के एक समूह के रूप में व्याख्या कर सकते हैं जो एक समान भाषा बोलता हो, समान भूभाग में निवास करता हो तथा जिसकी संस्कृति में समरूपता पाई जाती हो। लगभग जितने भी समाजशास्त्री हैं उन्होंने जब भी जनजातियों की परिभाषा में जनजातियों का बखान किया है तो उन्होंने 3-4 चीज़ों की बात ज़रूर की है। निश्चित भूभाग होना चाहिए, सामान्य संस्कृति होनी चाहिए, समान भाषा होनी चाहिए। यहाँ अलग अलग जनजातियों की बात हो रही है। अलग अलग जनजाति में एक जनजाति की बात करें तो उसका एक निश्चित भूभाग होता है, उसकी सामान्य भाषा होती है, उसका सामान्य संस्कृति होती है। इन 3 चीज़ों की बात तो सभी समाजशास्त्रियों ने की है। कुछ विवाह, व्यवसाय, उद्योग की भी बात करते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं जनजाति में युवाग्रह। युवाग्रह क्या होता है? ये इससे क्वेश्चन बहुत आता है कि जनजातियों की युवाग्रह, अलग अलग जनजाति उनके अलग अलग युवाग्रह होते हैं। युवाग्रह होता है जैसे कि हम अभी परंपराओं की, पुराने ज़माने की, प्राचीन काल की बात करें तो मठ वगैरह होते थे, वहाँ पे लोग अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे, है ना। वैसे ही जनजातियों में युवाग्रह होते हैं। अभी आजकल के आधुनिक समाज की बात करें तो लोग
अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, व्यवहार, उद्योग, ये सारी चीज़ों की शिक्षा प्राप्त करते हैं। वैसे ही जनजातियों में युवा गृह होते हैं। वहाँ स्कूल वगैरह तो नहीं होते हैं, लेकिन युवा गृह होते हैं। युवा गृह में उनको क्या क्या सिखाया जाता है और युवा गृह क्या होते हैं ये बताया गया है इसमें। जनजातीय समाज में युवा गृह एक पारंपरिक सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थान होता है। इसे जनजातियों की एक प्रकार की अनौपचारिक पाठशाला कहा जाता है। यहाँ गांव के अविवाहित युवा, लड़के लड़कियां रात में एकत्र होते हैं। यहाँ पर जो अनमैरिड युवा होते हैं, अनमैरिड यूथ, जिसमें लड़के भी आते हैं लड़कियां भी आती हैं, वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर जगह पे रात में इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर ये लोग सामाजिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। एकता व सहयोग की भावना के साथ ये सांस्कृतिक और सामाजिक कार्य करते हैं, मनोरंजन करते हैं, कला का विकास करते हैं, सामाजिक अनुशासन का पालन करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा। यहाँ पर बड़ों से परंपराएं, रीति रिवाज, लोकगीत व कला सीखते हैं। ठीक है, एकता व सहयोग की भावना की बात करें तो ये सामुदायिक कार्यों में भाग लेना और टीम वर्क करना सीखते हैं। वहीं मनोरंजन की बात करें तो ये लोग संगीत, नृत्य और कहानियाँ सुनना और सुनाने में महारत हासिल करते हैं। ओके, वहीं सामाजिक अनुशासन भी सीखते हैं, अनुशासन और मर्यादा का पालन करना सीखते हैं। ये सारी चीज़ें ये लोग कहाँ सीखते हैं, युवा गृह में। ओके, अब यहाँ पे महत्व की बात कर लें। युवा गृह विवाह पूर्व सामाजिकरण का एक मुख्य केंद्र है, जहाँ वे जीवन साथी चुनना, गृहस्थी संभालना और सामुदायिक जिम्मेदारियां निभाना सीखते हैं। युवा गृह एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो सांस्कृतिक शिक्षा भी प्राप्त करते हैं, सहयोग की भावना और एकता की भावना भी अपने अंदर विकसित करते हैं, वहीं मनोरंजन और कला भी सीखते हैं। ओके, सामाजिक अनुशासन करना सीखते हैं। वहीं पर ये लोग रहते रहते अपना जीवन साथी भी चुनते हैं, ताकि वो गृहस्थी संभालने वाले अपने अच्छे से जीवन साथी को चुन सकें और आगे जाके अपना गृहस्थ जीवन जी सकें। अब हम देख लेते हैं जो हमारा अलग अलग जनजातियों में जो अलग अलग युवा गृह होते हैं उनको देखेंगे हम। ये वही है, शिक्षा प्राप्त करना, संस्कृति का संरक्षण, सामाजिक अनुशासन। अब यहाँ देखेंगे हम जनजातियों में युवा गृह। ओके, देखिए रंगभंग जो युवा गृह है वो भोटिया जनजाति में पाया जाता है। ओके, और जो घोटुल है युवा गृह वो मुरिया जनजाति में पाया जाता है। मोरंग नागा जनजाति में पाया जाता है। आरचू आयो नागा जनजाति में। बान कोन्यक नागा, गिटियोरा मुंडा तथा हो, वहीं किचुकी अंगामी नागा। घुमकुरिया ओरांव जनजाति, धनगरवासा भुइयां जनजाति में, वहीं इखूची मेमे जनजाति में, और बुकू, यहाँ पर बुकुमाटू होगा, बुकुमाटू ट्राम्बियांड द्वीप में जो जनजाति निवास करती है उसमें। तो वहाँ पर जो अलग अलग जनजातियाँ हैं उनके अलग अलग युवा गृह हैं। अलग अलग स्पेसिफिक पूछा जाता है कि आरचू जो है युवा गृह वो कौन सी जनजाति में पाया जाता है, तो आपको बताना होगा आयो नागा जो जनजाति है उसमें पाया जाता है। ओके, इनकी कुछ विशेषताएं हैं उनका देख लेते हैं। युवा गृह में वो जनजातियों के कड़त्या, क्या लिखा है यहाँ पे, इसमें बहुत सारी मिस्टेक की गई हैं। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। जनजातियों से संबंधित प्रमुख नीतियों की बात करते हैं कि जनजातियों से रिलेटेड बहुत सारे जो हैं वो नीतियां तैयार की गई हैं, जिसमें से आत्मसातकरण की नीति है, एकीकरण की नीति है, पृथक्करण की नीति है। पृथक्करण की बात किसने की है, आत्मसातकरण की बात किसने की है, और एकीकरण की किसने बात की है। अब देख लेते हैं इसको। जो
पृथक्करण की नीति है उसके जो समर्थक हैं वो हैं वेरियर, एल्विन और हाइमन। वो कहते हैं जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली बोलियां या हिंदू समाज ये है हिंदू समाज से अलग है। जो जनजातियां जो अपनी बोली बोलती हैं, सही बात है, जो भारत में जितनी भी जातियां हैं उनसे बिल्कुल भी मैच नहीं करती हैं। उन जनजातियों की जो बोली है वो बिल्कुल अलग है। और उन्होंने ये सुझाव दिया है कि जनजातियों के लिए राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क बनाने का, ताकि वे अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकें। जो वेरियर एल्विन है वो कहते हैं वेरियर एल्विन कहते हैं कि जो जनजातियों की जो संस्कृति है, उनकी भाषा है, उनकी जो बोली है वो एकदम हिंदू समाज से डिफरेंट है। इनके लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाने की उन्होंने बात की। वहीं आत्मसातकरण की नीति ठक्कर बप्पा तथा जीएस घुरिये ने की है। जीएस घुरिये कहते हैं इसके प्रतिपादक है ठक्कर बापा और जीएस घुरिये। इन्होंने जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा है। वे मानते थे कि इन्हें धीरे धीरे मुख्य धारा के हिंदू समाज में मिल जाना चाहिए। आत्मसातकरण की नीति कहती है कि जो हमारे जनजातीय समाज के लोग हैं उनको समाज की मुख्य धारा से आकर मिल जाना चाहिए, आत्मसात कर लेना चाहिए। जीएस घुरिये और ठक्कर बापा कहते हैं। वहीं एकीकरण की नीति भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित व अपनाई गई है, जिनका उद्देश्य है जनजातियों को देश की मुख्य धारा से जोड़ना, साथ ही उनकी सांस्कृतिक पहचान और अस्तित्व को भी बनाए रखना आवश्यक है। यहाँ इन्होंने कहा है कि अपनी संस्कृति को ही इन्हें मुख्य धारा से जोड़कर मिला लेना चाहिए। लेकिन जो एकीकरण की नीति जो भारत सरकार के द्वारा दी गई है, उन्होंने कहा है कि जनजातियों को मुख्य धारा से तो जोड़ना है, लेकिन उनकी जो संस्कृति है, उनका जो अस्तित्व है, उसको बनाए रखते हुए। यहाँ आत्मसातकरण की नीति में इन्होंने पूरी तरीके से संस्कृति को ही मुख्य धारा से जोड़कर अपनाने की बात की है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो जनजाति है उसकी सामाजिक संरचना कैसी होती है। ओके, जनजातियों का मुख्य उद्यम शिकार एवं भोजन संग्रह करना होता है। इनका जो मुख्य उद्योग होता है वो क्या है? वो शिकार करना, ठीक है, और भोजन को संग्रह करना, भोजन को एकत्रित करना, सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए, ना कि इतना स्टोर कर लेना कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो यूज़ होता रहे। ऐसा नहीं है। जनजातियाँ सिर्फ जीवन यापन के लिए ही काम करती हैं, उतना ही काम करती हैं ताकि उनके प्रतिदिन की दिनचर्या चल सके। ओके, इसमें श्रम विभाजन की सरल प्रणाली पाई जाती है। यहाँ पर जो होती है सरल प्रणाली पाई जाती है। अगर पुरुष बाहर काम करने जा रहा है तो सिर्फ वही काम करने बाहर जाएगा, औरतें घर का काम करेंगी, बच्चों को संभालेंगी। लेकिन आज हमारा औद्योगिक समाज ऐसा हो गया है कि सेवा क्षेत्र में औरतें भी काम कर रही हैं और जेंट्स भी काम कर रहे हैं। घर में लेडीज़ भी काम कर रही है, जेंट्स भी काम कर रहा है। अब कोई भी ऐसा लिंग भेद नहीं रह गया है कि ये काम सिर्फ औरतों को करना चाहिए या लड़कियों को करना चाहिए और ये काम लड़कों को करना चाहिए। लेकिन सरल समाज में ऐसा ही था। सरल समाज जब हमारा प्राचीन समाज था वैसा ही था। आज भी जनजातियों में वैसी ही व्यवस्था है कि घर का काम औरतें ही करेंगी। ओके, जनजातीय समाज में संपत्ति का निजी स्वामित्व नहीं के बराबर होता है। यहाँ पर इनके पास अपनी कोई ज़्यादा संपत्ति होती नहीं है, थोड़ा बहुत बस जीवन यापन के लिए इनके पास संपत्ति होती है बस। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी ज़मीन जायदाद खरीद के वो आगे की अपनी पीढ़ी के लिए बचा के रखे, ऐसा कुछ नहीं है। बस जीवन यापन के लिए इनके पास थोड़ी बहुत संपत्ति होती है। इस समाज में आर्थिक क्रियाकलापों की प्रणाली सरल तथा भेद रहित होती है। बिल्कुल, आर्थिक क्रियाकलाप की जो इनकी जो प्रणाली है वो सरल है कि आज मेरे पास बहुत सारा गेहूँ हो गया है, दूसरे के पास धान है तो हम थोड़ा गेहूँ दे देंगे, थोड़ा धान ले लेंगे। किसी के घर गाय भैंस है तो दूध हम अगर किसी के पास सब्जी हो रही है तो उसके पास हम दूध दही दे देंगे और उससे सब्जी ले लेंगे। इस प्रकार की प्रणाली आज भी जनजातियों में पाई जाती है। ओके, इस समाज में धर्म का स्वरूप जादूवाद, टोटमवाद, जड़वाद तथा जीववाद पर आधारित है। आज भी वो लोग जैसे हमारे भारतीय समाज में, या अगर हम विदेशों की बात करें
तो जो लोग पहले प्राचीन समय में जैसी व्यवस्था थी जनजातियों में आज भी वैसी ही व्यवस्था है। वो धर्म का जादूवाद, टोटमवाद, जड़वाद और जीववाद पर ही उनकी जो क्रियाकलाप है वो आधारित है। ओके, अब देख लेते हैं। सामाजिक संरचना अत्यंत एकीकृत तथा एकात्मक होती है। सामाजिक संरचना, ये पॉइंट दोनों एक ही है। अंतःक्रिया की प्रणाली प्राथमिक समूह के समान होती है। जैसे जो अंतःक्रिया है, हमारा इंटरेक्शन जैसे होता है, जैसे हम परिवार में आपस में खुल के अच्छे से बात कर लेते हैं, उसी प्रकार से जनजातियों में आज भी वैसे ही व्यवस्था है। उस समुदाय के जितने लोग होते हैं उनका अपने आपस में जो बातचीत करने का जो तरीका होता है, व्यवहार करने का जो तरीका होता है, वो आज भी प्राथमिक समाज की तरह है, प्राथमिक समूह की तरह है। इस समाज की आर्थिक गतिविधि जीवन निर्वाह स्तर की होती है, जो प्रकृति पर निर्भर होती है। हर चीज़ इनकी प्रकृति पर ही निर्भर होती है। ओके, ये जो जनजातियां हैं वो प्रकृति से बहुत अच्छे तरीके से जुड़ाव महसूस करती हैं। आज भी आपने देखा होगा जितनी जनजातियां हैं वो शहर से बिल्कुल अलग रहती होंगी, वन या नदी या इन चीज़ों के आसपास रहती है। इनको प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। चलिए देखते हैं आगे। हमारा जनजातीय समाज, जितने इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। अब हम देखते हैं कि कृषक समाज क्या होता है। ओके, कृषक समाज ना तो जनजातीय समाज की तरह एकदम पिछड़ा हुआ समाज है और ना ही आधुनिक समाज की तरह बहुत ज़्यादा डेवलप है। ये अगर देखा जाए तो जनजातीय समाज और औद्योगिक या आधुनिक समाज के बीच की कड़ी की तरह है। जो ये जीवन निर्वाह के लिए खेती करते हैं, थोड़ा बहुत उसको बेचकर अपना आगे का जीवन भी सुधारने का काम करते हैं। इनका मुख्य कार्य कृषि करना होता है, भूमि पर पूर्णतः डिपेंड होते हैं। ओके, देख लेते हैं। कृषक समाज, पीजेंट सोसाइटी, उस पारंपरिक ग्रामीण समाज को कहते हैं जहां लोग जीवन निर्वाह के लिए मुख्यतः पारिवारिक श्रम से छोटे पैमाने पर खेती करते हैं। कृषक जो समाज होता है वो किसान की तरह नहीं होता है। कृषक और किसान दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। कृषक क्या होता है, अपने जीवन यापन के लिए, अपनी परिवार की दिनचर्या चलाने के लिए कृषि करता है, सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए कृषि करता है। और जो किसान होता है वो बड़े पैमाने पर व्यापार करने के लिए कृषि करता है। ओके, दोनों में बहुत अंतर है। इनका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, बाजार में मुनाफा कमाना नहीं बल्कि परिवार का पेट भरना ही इनका मुख्य कार्य होता है। किसका, कृषक समाज का। कृषक समाज का यहाँ किसान की बात नहीं की जा रही है। किसान जो होता है वो बड़े पैमाने पर खेती करता है। क्या करता है, बड़े पैमाने पर खेती करता है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना होता है। व्यापार से ही क्या होता है, लाभ होता है। ओके, इनकी जो सामाजिक स्थिति होती है, ये समाज आर्थिक और राजनीतिक रूप से किसी बाहरी बड़े शहर या उच्च वर्ग जैसे जमींदारी या राज्य पर निर्भर होते हैं। ओके, इनकी जो सामाजिक स्थिति होती है, ये खेती करते हैं, कुछ अनाज ज़्यादा हो जाता है तो शहरों में जाकर बेच देते हैं और उससे पैसा कमा कर लेके आते हैं, अपने परिवार की दिनचर्या चलाते हैं। ये शहरों पर डिपेंड होते हैं ताकि चीज़ें हम, और ऐसा भी होता है कि कुछ कृषक, आज की स्थिति ऐसी हो रही है उनका खेती से भी काम नहीं चल पा रहा है तो बड़े बड़े शहरों पे जाकर डिपेंड हो जा रहे हैं। ओके, सरल शब्द में अगर जब देखें, जब खेती व्यवसाय बिजनेस ना होकर केवल जीवन जीने का साधन हो तो उसे कृषक समाज कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो जीवन जीने का साधन है हमारी कृषि, उसके लिए कृषक समाज कहते हैं। आगे देखते हैं। कृषक समाज का जो वर्गीकरण है वो अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग किया है कि कृषक समाज को कितने भागों में बांटा गया है, उसका वर्गीकरण अलग अलग समाजशास्त्रियों ने किया है। तो हम देखते हैं सबसे पहले डेनियल थॉर्नर का। डेनियल थॉर्नर का जो वर्गीकरण है कृषक समाज का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। बस ये दे दिया जाता है, मालिक, मजदूर और किसान को
कृषक समाज को मालिक, मजदूर और किसान के 3 भागों में किसने बांटा है? तो हमारे इम्पॉर्टेंट हैं डेनियल थॉर्नर। ओके, अब देखते हैं रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज पर बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज को मुख्य तत्वों के आधार पर विभाजित किया है। उन्होंने कहा है कि जीवन निर्वाह का ढंग और अन्य स्तर के लोगों के साथ उनके संबंध के आधार पर। कृषक समाज का वर्गीकरण मार्क्सवादियों के अनुसार कृषक समाज को 4 भागों में बांटा गया है। ओके, इन्होंने जमींदार, स्वामी खेतीहार, किराएदार खेतीहार तथा कृषक श्रमिक, इन 4 भागों में जो हैं किसान, उनको बांटा है कृषक समाज को। कृषक समाज में एक तो जमींदार होता है जिसके पास बहुत खेती होती है, ठीक है, उस पे काम करने वाला नहीं, यहाँ पर जमीन का मालिक जमींदार होता है। ऐसा होता है कुछ कुछ छोटे छोटे क्षेत्रों पे, जैसे छोटा छोटा खेत हमारा है, ठीक है, उस पे जो खुद खेती करता है उसको तो स्वामी खेतीहार कहते हैं, ठीक है, और जो जमींदार की खेती पर खेती करता है उसको किराएदार खेतीदार कहते हैं। ओके, और कृषक श्रमिक जो दूसरों के खेतों में जाकर बस मजदूरी के लिए खेती करता है उसको कहते हैं कृषक श्रमिक। ओके, अब यहाँ पर देख लेते हैं हेराल्ड जेपी के अनुसार। इन्होंने कृषक समाज की बात की है। इन्होंने कहा है कि संक्रमणशील कृषक समाज, अर्धस्थायी कृषक समाज और स्थायी कृषक समाज। ओके, अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग इनका विभाजन किया है। जो एक कॉमन विभाजन है वो समाजशास्त्रियों के अनुसार उन्होंने कहा है भूस्वामी होते हैं, एक धनी किसान होते हैं, एक मध्यवर्गीय किसान होते हैं, एक किराएदार किसान होते हैं, एक बटाईदार किसान होते हैं और एक दिहाड़ी मजदूर होते हैं। ये सब है कृषक समाज का ही वर्गीकरण। ओके, अब हम देख लेते हैं कृषक समाज के कुछ लक्षण होते हैं। कृषक समाज के लक्षण क्या क्या हैं, अब उनको देख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि जो कृषक समाज है उसका मुख्य व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन है। यद्यपि उनमें कृषि के साथ हस्तशिल्प तथा अन्य व्यवसाय भी पाए जाते हैं। कृषक समाज में जो छोटे छोटे हस्तशिल्प, हाथों से बनाई जाने वाली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हस्तशिल्प उसको कहा जाता है, वो भी पाया जाता है। खेती के साथ साथ खेती, कृषि करना और पशुपालन के साथ साथ हस्तशिल्प और अन्य छोटे छोटे व्यवसाय भी पाए जाते हैं। इस समाज में श्रम विभाजन सरल तथा धंधे पुश्तैनी होते हैं। ऐसा होता है कुछ कुछ जनजातियों में, कुछ कुछ जातियों में हमारे जो पूर्वजों ने जो काम किया है, आज धीरे 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 करके पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम गांव में कृषक समाज में लोग आज भी वही काम कर रहे हैं। ओके, भूस्वामित्व की प्रणाली मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। अनुपस्थित भूस्वामी, पर्यवेक्षक कृषक तथा छोटे किसान तथा भूस्वामी। कृषक और पशुपालन के विकास के कारण बड़े तथा स्थानीय समुदाय पाए जाते हैं। जैसे जनजातीय समाजों की अपेक्षा, जनजातीय समाज में जैसे समाज पाए जाते हैं छोटे छोटे पाए जाते हैं, उनकी अपेक्षा थोड़े बड़े समाज पाए जाते हैं यहाँ पर। मुद्रा अर्थव्यवस्था के साथ विनिमय व्यवस्था भी विद्यमान है। विनिमय व्यवस्था जैसे मुद्रा अर्थव्यवस्था के साथ साथ विनिमय व्यवस्था वो होती है, जैसे आज हमारे पास कुछ ज़्यादा सामान है, दूसरे के पास कुछ ज़्यादा सामान है, तो सामान का अदला बदली कर लेना कि थोड़ा सामान आप हमसे ले लो, थोड़ा सामान आप सामान हमको दे दो। इस तरीके से वस्तु विनिमय आपस में पाई जाती है। ठीक है, कृषक समाज जो होता है वो ग्रामाभिमुखी होता है। ग्रामाभिमुखी मतलब जो कृषक समाज होता है वो ग्रामीण समाज होता है। आवागमन तथा संचार का अधिक विकास न होने से संबंध प्राथमिक ही होते हैं। जैसे कृषक समाज में बहुत ज़्यादा लोग शहरों की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो क्या होता है गांव में ही रहते हैं। गांव में रहने के साथ साथ वो लोग, उन लोगों का आपस में संबंध भी क्या होता है, प्राथमिक होता है। एक तो द्वितीयक संबंध होता है, जैसे बहुत दूर का संबंध हो जाता है। ओके, सामाजिक नियंत्रण मुख्यतः अनौपचारिक होता है। ग्राम पंचायत, जाति पंचायत तथा
परंपराओं द्वारा स्थापित होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कृषक या ग्रामीण समाज की कुछ परिभाषाएं। सबसे पहले टी.एल. स्मिथ के अनुसार जो परिभाषा दी गई है, इन्होंने कहा है कि कृषक एवं ग्रामीण समाज लगभग पर्यायवाची हैं। जो कृषि करने वाला जो समाज है और जो गांव वाला जो ग्रामीण समाज है वो लगभग एक जैसे हैं। इनका रहन सहन तथा उत्पादन संबंध लगभग स्थिर होते हैं। उत्पादन की इकाई के रूप में परिवार बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोग भाग्यवादी तथा अंधविश्वासी होते हैं, इसीलिए धर्म तथा जादू का अधिक महत्व होता है। आज भी ग्रामीण समाज में या कृषक समाज में जो हमारा देखा जाए तो लोग भाग्य पर विश्वास बहुत करते हैं। आज भी भाग्य पर विश्वास करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अंधविश्वास तो बहुत ही ज़्यादा है, अंधविश्वासी होते हैं लोग यहाँ के। धर्म और जादू पर बहुत ज़्यादा हर चीज़ मानते हैं कि ये जादू से हुआ है या ये धर्म से हुआ है। इसका महत्व कृषक समाज और ग्रामीण समाज में बहुत ज़्यादा है। इनकी प्रमुख फसलें धान, गेहूँ, मक्का, दालें इस तरीके से हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार देख लेते हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की अवधारणाओं के माध्यम से ग्रामीण समाज की आंतरिक एवं बाह्य संरचना को समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है वे ग्रामीण लोग जो जीवन निर्वाह के लिए अपनी भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं और उसे जोतते हैं तथा कृषि जिनके जीवन के परंपरागत तरीके का एक भाग है और जो कुलीन वर्ग या नगरीय लोगों की ओर देखते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं, जिनके जीवन का ढंग उन्हीं के समान है लेकिन कुछ अधिक सभ्य प्रकार का। जो रॉबर्ट रेडफील्ड हैं वो कहते हैं कि जो कृषक समाज है वो आज भी जो बड़े बड़े शहर हैं उनसे प्रभावित होता है। देखता है कि बड़े बड़े शहरों में लोग कैसे रहते हैं, उसी तरीके से वो भी अपना व्यवहार करने लगता है, उनसे प्रभावित होता है। कृषक समाज की अवधारणा। कृषक समाज की अवधारणा को L.A. क्रोवर के अनुसार दिया गया है। कृषक समाज जनजाति और शहरी समाज के बीच एक मध्यवर्ती स्थिति में है। ओके, आंद्रे वित्ते के अनुसार इन्होंने 3 इसकी विशेषताएं बताई हैं। एक तो उनका भूमि से जुड़ाव होता है, दूसरा निम्न सामाजिक स्तर होता है, तीसरा इनमें श्रमिकों में अंतर पाया जाता है। जैसे कृषक खुद कृषि कार्य करते हैं वे मात्र मजदूर नहीं होते हैं, ठीक है, वे खुद मालिक या काश्तकार होते हैं। गांव में छोटे छोटे लोगों के खेत होते हैं, खुद ही मजदूरी करते हैं, खुद ही काम करते हैं, खुद ही खेत के मालिक होते हैं, खुद ही उसके मजदूर होते हैं। वहीं ब्रजराज चौहान के अनुसार कृषक के 3 लक्षण होते हैं। कठिन परिश्रम करना, मितव्ययी जीवन मतलब कम खर्च करने वाला, वहीं सरल जीवन जीने वाला, कम खर्च करने वाला और ज़्यादा परिश्रम करने वाला। इन्होंने कृषक समाज के लोगों की विशेषताएं बताई हैं ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं जो औद्योगिक समाज है उसकी विशेषताएं, उसकी बातें। जो औद्योगिक समाज है उसकी बात, ये जो शब्द दिया है वो सेंट साइमन के द्वारा दिया गया है। जो सेंट साइमन है, सेंट साइमन अगस्त कॉम्ट के गुरु हैं। अगस्त कॉम्टे के क्या हैं? गुरु हैं सेंट साइमन। इन्होंने ही औद्योगिक समाज शब्द दिया था। इस शब्द की रचना सेंट साइमन द्वारा एक ऐसे समाज को इंगित करने के लिए की गई है जिसमें उत्पादन की विशिष्ट रूप से उद्योगों का प्रयोग किया जाता है। उत्पादन के विशिष्ट रूपों में उद्योगों का प्रयोग किया जाता है। इंडस्ट्रियल औद्योगिक समाज विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन तथा मशीनों एवं कल कारखानों के आधार पर विकसित होता है। जो औद्योगिक समाज है उसमें बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, लोग बड़े पैमाने पर काम करने के लिए आते हैं, गाँव से लोगों
मजदूरी करने के लिए शहरों में आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़े बड़े उद्योगों में। आज देखते हैं हम, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उसमें ढेर सारे मजदूर होते हैं, काम करने वाले, कुशल श्रमिक भी होते हैं, जिसमें जो कंप्यूटर वर्क करते हैं, इंजीनियरिंग का काम करते हैं, ये सब। यह समाज औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद अस्तित्व में आया, जो अपनी आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक सिस्टम के कारण अन्य समाजों से भिन्न है। जो इसकी औद्योगिक या अर्थव्यवस्था की बात करें औद्योगिक समाज की, वो कृषक समाज, जनजातीय समाज, या जो सिर्फ एक नॉर्मल समाज होता है उससे बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पूंजी कमाने पर जोर दिया जाता है। इस नई आर्थिक व्यवस्था का आधार मशीनी तकनीक है, मशीन तकनीक, ठीक है, जो इस समाज के जटिल श्रम विभाजन का एक कारण तथा परिणाम दोनों है। इस प्रकार के समाज में परिवार के स्थान पर कारखाना उत्पादन की इकाई बन गया है। परिवार इसमें उपभोग की इकाई है सिर्फ, ओके। पड़ोस का लोप हो गया है। जब लोग अपने अपने गांवों से, कृषक समाज से, या जो ग्रामीण समाज है उनसे छोड़कर बड़े बड़े शहरों में आ जाएंगे, औद्योगिक समाज बना लेंगे, तो पड़ोस कहाँ रह जाएगा? क्योंकि वहाँ पर तो सब एक जैसे लोग एक साथ तो आएंगे नहीं, अलग अलग जगह से उठकर लोग औद्योगिक समाज में आते हैं काम करने के लिए, व्यापार करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। तो पड़ोस का तो एकदम लोप ही हो जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ द्वितीय संबंध की प्रमुखता होती है, जो सेकेंडरी रिलेशन होते हैं वो होते हैं, ठीक है। सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी अधिक आसान तथा संभव होती है। इस प्रकार ये खुले समाज, ओपन सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है तथा इसमें परिवहन एवं संचार के साधन अधिक होते हैं, जिसके कारण शारीरिक गतिशीलता अधिक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि होती है। इस समाज में पुरुष तथा स्त्री की समानता होती समानता पर अधिक बल दिया जाता है। जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे होते हैं, उसमें क्या होता है, स्त्रियां भी काम कर रही हैं, पुरुष भी काम कर रहे हैं। जो पुरुष काम कर रहे हैं वो स्त्री भी काम कर रही है। वहाँ पर पुरुष और स्त्री में समानता है। जो काम पुरुष कर रहे हैं वही स्त्रियां कर रही हैं, ठीक है। प्राथमिक समाज एकदम से, प्राथमिक जो समूह है उसका एकदम से लोप हो जाता है, क्योंकि लोग अलग अलग जगहों से आके एक जगह रहने लगते हैं। उसमें सेकेंडरी या द्वितीय संबंध पाया जाता है। प्राथमिक संबंध क्या होता है? परिवार का, पड़ोस का, मित्रों के साथ जो होते हैं वो हमारे प्राथमिक संबंध होते हैं। द्वितीय संबंध क्या होते हैं? जब हम घर से बाहर चले जाते हैं, लोगों से जो हमारे संबंध होते हैं वो हमारे द्वितीय संबंध कहलाते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। वही यहाँ पर औपचारिक नियंत्रण पाया जाता है। संगठनात्मक प्रकृति, ये समाज संगठनात्मक होता है, क्योंकि एक ही जगह आकर हम काम करने लगते हैं तो संगठन के रूप में काम करते हैं। व्यवहारिक और विवेक सम्मत दृष्टिकोण होता है। लोग देख लेते हैं आपस में हम किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, उनका दृष्टिकोण जिस तरीके से होता है। सामाजिक सहभागिता और वैश्विक, यहाँ पर वैश्विक जुड़ाव होता है आधुनिक संचार के साधनों के साथ। जैसे कि हम किसी एक इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ पर आपस में लोग एक दूसरे का सहयोग करके भी किसी के साथ काम कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति हर चीज़ में निपुण नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ में, एक ही इंडस्ट्री है तो उसमें सब लोग एक जैसे स्किल लेके नहीं आए हुए, सबका अपना अलग अलग स्किल है, तो वहाँ पर एक सहभागिता पाई जाती है, ओके। आगे देख लेते हैं। एक टर्म है जन पूंजी समाज या मास सोसाइटी। जन पूंजी समाज क्या होता है? समाजशास्त्र में हम देखते हैं तो जन पूंजी समाज भी बहुत पूछा जाता है। इसका अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के परिणाम स्वरूप ये उभरता है ये समाज। इसकी विशेषता होती है बड़े पैमाने पर ये उत्पादन और खपत, व्यक्तिगत संबंधों में कमी। जैसे बड़े बड़े पैमानों पे हम काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े पैमानों पे काम कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं लाभ कमाने के लिए। यहाँ पर व्यक्तिगत संबंध एकदम समाप्त हो जाते हैं। जैसे हमारा औद्योगिक समाज में है, व्यक्तिगत संबंध खत्म हो जाते हैं। कैसे संबंध रह जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ द्वितीयक संबंध। वैसे ही जन पूंजी समाज में भी इसकी संस्कृति, जन माध्यमों का प्रभाव होता है। जो इसकी संस्कृति की बात करें, जो आज मास मीडिया है,
लोग अपनी परंपराओं को भूल रहे हैं, छोड़ रहे हैं उसको। जो इंटरनेट पे आज जो दिखाई दे रहा है, जो सूचनाएं हमको मिल रही हैं, जो कम्युनिकेशन के माध्यम से हम जो चीज़ें सीख रहे हैं, उसी का प्रभाव ज़्यादा है। ओके। सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना वर्ग और गतिशीलता, शहरी और ग्रामीण जीवन का मिश्रण। यहाँ पर कुछ, अब जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, सोशल मीडिया पे कोई पता चल रहा है कि कौन गांव से कौन संस्कृति, किस तरीके की संस्कृति है, कौन से शहर की संस्कृति है। सब लोग सोशल मीडिया पे इंटरनेट के माध्यम से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सबका आपस में एक जैसी सारी चीज़ें हो जा रही हैं। यहाँ पर ग्रामीण समाज और जो शहरी समाज है, सब एक जैसा हो गया है। ओके, आगे देख रहे हैं, वही चीज़ें हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो हमारा जनजातीय समाज का आ गया, रिपीट हो गया है। अब देख लेते हैं हम उत्तर औद्योगिक समाज। जो हमारा उत्तर औद्योगिक समाज है, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, उसकी बात कर लेते हैं। डेनियल वेल ने उत्तर औद्योगिक समाज का उल्लेख अपनी पुस्तक द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में किया है। इनकी पुस्तक है द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, उसमें उन्होंने उत्तर औद्योगिक समाज की बात की है। उन्होंने कहा है कि औद्योगिक दृष्टि से विकसित राष्ट्रों में, खास तौर पर अमेरिका में 20वीं शताब्दी के मध्य से उभर रहे नए समाज को, जो कि पुराने कॉरपोरेट पूंजीवादी समाज से विकसित हो रहा है, उसे उत्तर औद्योगिक समाज कहा है। जो औद्योगिक समाज है वो पुराना समाज है। अब उस समाज में भी लोगों में, सोच में परिवर्तन आ रहा है, चीज़ों में परिवर्तन आ रहा है, इंडस्ट्री में परिवर्तन आ रहा है, उसको उन्होंने उत्तर औद्योगिक समाज कहा है। ओके। डेनियल वेल ने इसकी मुख्य विशेषता सैद्धांतिक ज्ञान का संहिताबद्धकरण माना है। जो एक क्वेश्चन आता है, उत्तर औद्योगिक समाज शब्द का प्रयोग किसने किया है? डेनियल वेल ने किया है अपनी पुस्तक द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। ओके। तो आज मैंने आप लोगों को बताया है कि समाज के बारे में, जैसे पिछली वीडियो में मैंने समाज के बारे में बताया, आज मैंने जनजातीय समाज, कृषक समाज, ग्रामीण समाज, औद्योगिक समाज और उत्तर औद्योगिक समाज के बारे में बताया, जो कि समाजशास्त्र की प्राथमिक अवधारणा के अंतर्गत ये सबसे इंपॉर्टेंट और प्रमुख अवधारणा है समाज। ठीक है। वैसे ही मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि समुदाय क्या होता है, समिति क्या होती है, संस्था क्या होती है, और जो हमारा रूढ़ी है, लोकाचार है, ये सब हमारी क्या आती है, प्राथमिक अवधारणाओं के अंतर्गत आती है। मैं हर वीडियो में, अलग अलग वीडियो में आप लोगों को ये प्राथमिक अवधारणाओं के बारे में अच्छे से बताने वाली हूँ। तो ऐसे ही आप जब एग्ज़ाम देते हैं, बीए का एग्ज़ाम देते हैं, एमए का एग्ज़ाम देते हैं, और जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करते हैं, पीजीटी का एग्ज़ाम है, जीआईसी, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर हम यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को नोट करते जाइए और साथ के साथ याद भी करते जाइए। और अगर आप लोग भूल गए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। और जब आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट कीजिए। अगर मुझे आगे आप लोगों को जैसे कुछ सब टॉपिक पढ़ना है, स्पेसिफिक टॉपिक, तो आप कमेंट बॉक्स में आके बताइए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे आनी चाहिए। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए मेरी ऐसी ही वीडियो में। Thank you so much.